देखें प्रिय छात्रों, पिछले टॉपिक में आपको बताया गया था सेल का विद्युत वाहक बल, या आपको उधर बताया गया विद्युत आवेश, विद्युत विभव, विभवांतर। ये विद्युत इलेक्ट्रिक वाले पार्ट में बताया जा चुका है। ओम्स लॉ का सत्यापन कैसे किया जाएगा, विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं, ये बताया जा चुका है। देखे होंगे, समझ भी आया होगा आपको वीडियो। अगला वीडियो आपको जो मिलने जा रहा है इस पार्ट से, वह सेल का आंतरिक प्रतिरोध। अभी हेडिंग हमारी टॉपिक है सेल का आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। जैसा सेल की बात आती है तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक सेल जाने क्या है। इलेक्ट्रिक सेल क्या है, सबसे पहले हम जानेंगे इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है ना। वैद्युत सेल क्या है, वैद्युत सेल या इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल क्या है ना भाई, सेल का आंतरिक प्रतिरोध हमको निकालना है। तो पहले सेल क्या है, वैद्युत सेल क्या है, इलेक्ट्रिक सेल क्या है। वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है, वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में, वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में क्या करता है, परिवर्तित करता है, या परिवर्तित करके किसी परिपथ में आवेश को निरंतर बनाए रखता है। ये कह सकते हैं आप। वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके किसी परिपथ में आवेश के प्रवाह को निरंतर बनाए रखता है। ये क्या है, हमारा वैद्युत सेल है ना। वैद्युत सेल इसको कहते हैं। आप पढ़े भी होंगे 8 में, 4 में या 9 में आपको बताया भी जा चुका होगा। ठीक है, उसी को हम रिपीट कर दे रहे हैं क्योंकि सेल की बात आई तो सेल जानना हमारे लिए जरूरी था। सेल आपको जानना चाहिए सेल क्या हमारा। तो वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में क्या करता है, परिवर्तित करके किसी परिपथ में आवेश के प्रवाह को निरंतर बनाए रखता है। आवेश के प्रवाह को निरंतर बनाए रखता है। ये क्या हमारा वैद्युत सेल कहलाता है। क्या कहलाता है, वैद्युत सेल कहलाता है। क्या कहलाता है, वैद्युत सेल कहलाता है। हम ये भी जानते हैं वैद्युत सेल हमारा है, हमें भी जानते हैं। अगले हमारा क्या है, परिपथ में, या अगला वैद्युत सेल हमको जानकारी मिल गई तो हम इसके बाद पढ़ सकते हैं क्या कि सेल का विद्युत वाहक बल क्या है। सेल का विद्युत वाहक बल क्या है, जब किसी सेल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो सेल में या सेल के द्वारा दी गई ऊर्जा को, सेल के द्वारा दी गई ऊर्जा को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। सेल के द्वारा दी गई ऊर्जा को सेल का विद्युत वाहक बल कहा जाता है। सेल के द्वारा दी गई ऊर्जा को सेल का विद्युत वाहक बल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। या कह सकते हैं एकांक आवेश को, ठीक है, एकांक आवेश को पूरे परिपथ में, एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने के लिए दी गई, सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। एकांक आवेश को पूरे परिपथ में सेल के द्वारा पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में सेल के द्वारा दी गई ऊर्जा क्या कहते हैं, सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक, बात समझ में आ गई होगी कि वैद्युत सेल क्या है, पहले ये जान लें हम ना। वैद्युत सेल क्या है बताया गया कि वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके किसी परिपथ में आवेश के प्रवाह को निरंतर बनाए रखता है। आवेश के प्रवाह को निरंतर बनाए रखता है, यही हमारा वैद्युत सेल है। ठीक, सेल के जस्ट बाद सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल आता है सेल के द्वारा दी गई ऊर्जा को, सेल के द्वारा या किसी पूरे परिपथ में आवेश को बनाए रखने में या पूरे परिपथ में आवेश को प्रवाहित करने में, एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में सेल के द्वारा
दी गई ऊर्जा को शेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। शेल का विद्युत वाहक बल कहा जाता है। इसे ई से प्रदर्शित किया जाता है। इसे हम ई से क्या करते हैं, प्रदर्शित करने का कार्य करते हैं। इसे हम ई से क्या करते हैं, प्रदर्शित किया जाता है। शेल का विद्युत वाहक बल ई बराबर होता है डब्ल्यू अपान क्या, क्यू। डब्ल्यू अपान क्या है, क्यू। यही चीज कर रहा है ना, एकांक आवेश को किसी परिपथ में, या एकांक आवेश को किसी पूरे परिपथ में प्रवाहित करने के लिए या करने में शेल के द्वारा दी गई ऊर्जा को शेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक, शेल का विद्युत वाहक बल कहा जाता है। अब हम समझेंगे शेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है। ठीक है, अब हम समझेंगे शेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है। अब यहाँ इसका चाहे इसका मात्रा निकाल सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है, जूल प्रति क्या हो जाएगा, कूलाम। जूल प्रति क्या हो जाएगा आपका, कूलाम हो जाएगी इसका मात्रा। कूलाम वगैरह परिभाषा आपको पहले ही बताया जा चुका है। जूल की डिफिनीशन पहले ही बता दी गई है। अब हम देखेंगे शेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है। शेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है, हम इसको देखेंगे। शेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है, शेल का आंतरिक प्रतिरोध देख लेंगे। शेल का आंतरिक प्रतिरोध देखेंगे। शेल का आंतरिक प्रतिरोध ना, शेल का प्रतिरोध हमको पहले बताया था कि धारा के मार्ग में रुकावट, अवरोध उत्पन्न होना। ठीक है, ये शेल का आंतरिक प्रतिरोध है। किसी शेल में उपस्थित विद्युत अपघट्ट द्वारा, किसी शेल में उपस्थित विद्युत अपघट्ट द्वारा धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को शेल का आंतरिक प्रतिरोध कहा जाता है। बात समझ में आई? ठीक है, कह रहा है किसी शेल के द्वारा या किसी शेल में उपस्थित विद्युत अपघट्ट के द्वारा विद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न होने वाले अवरोध को क्या कहते हैं, शेल का आंतरिक प्रतिरोध कहा जाता है। बहुत सीधी सी भाषा में है, किसी शेल में विद्युत अपघट्ट, जो घोल अमोनियम क्लोराइड इत्यादि के जो घोल बनाए जाते हैं जिससे ऊर्जा प्राप्त होती है या करंट निकलता है, बनता है। किसी शेल में विद्युत अपघट्ट द्वारा, किसी शेल में उपस्थित विद्युत अपघट्ट द्वारा विद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को शेल का आंतरिक प्रतिरोध कहा जाता है। किसी भी शेल का आंतरिक प्रतिरोध निम्नलिखित तथ्यों पर आधारित होता है। किसी भी शेल में या किसी भी, आप कह सकते किसी भी शेल का आंतरिक प्रतिरोध निम्नलिखित तथ्यों द्वारा निर्धारित किया जाता है। पहला तथ्य क्या है हमारा, पहला पॉइंट होता है ये शेल के प्लेटों के बीच की, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी को बढ़ा दिया जाए। ठीक है, यदि शेल की दोनों प्लेटों के बीच की दूरी क्या की जाए, बढ़ा दी जाए। यदि शेल की दोनों प्लेटों के बीच की दूरी क्या की जाए, बढ़ा दी जाए, तो शेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाता है, बढ़ जाएगा। याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं इस तरह से। यदि शेल के प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाए तो आंतरिक प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आंतरिक प्रतिरोध हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। शेलों के बीच की, दोनों शेलों के बीच की दूरी या प्लेटों, शेल की दोनों प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाए, शेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। शेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा, हमारा बढ़ जाएगा। और दूसरी बात क्या है, विद्युत अपघट्ट की सांद्रता बढ़ा दी जाए ना, विद्युत अपघट्ट की सांद्रता बढ़ा दी जाए तो शेल का आंतरिक प्रतिरोध तब भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। शेल का आंतरिक प्रतिरोध तब क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दो बातें बताई गई, दो तथ्य सामने आता है कि यदि शेल की प्लेटों के, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी को बढ़ा दी जाए तो शेल का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ता, और विद्युत अपघट्ट की सांद्रता अगर बढ़ा दी जाए तब भी शेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। शेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। शेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ता है। देखिए, शेल का आंतरिक प्रतिरोध बताया जा रहा है आपको ना। अब शेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कैसे करें, कौन सूत्र लगाना हमको है ना। देख रहे हैं, माना किसी शेल का विद्युत वाहक बल कितना है, ई है। माना किसी शेल का विद्युत वाहक बल कितना है, ई। जाने ना सब लोग विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं, बताया गया। एकांक धनावेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने के, पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में शेल के द्वारा दी गई ऊर्जा को, एकांक धनावेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में शेल के द्वारा दी गई ऊर्जा को शेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो इसका कारण कि मान लीजिए परिपथ में इस शेल का विद्युत वाहक बल ई है और शेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना है, आर। शेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना है, आर है। शेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना है, आर है। यदि शेल के सिरों को एक प्रतिरोध आर से जोड़ दिया जाए, यदि शेल के सिरों को एक प्रतिरोध आर से जोड़ा जाता है तो शेल में प्रवाहित धारा, तो शेल
सेल में प्रवाहित धारा आई बराबर क्या हो जाएगा, आई बराबर ई अपान आर प्लस क्या हो जाएगा, आर। जाने ना कि माना किसी सेल का विद्युत वाहक बल क्या है, ई है, ठीक है। और सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना, स्मॉल है। यदि सेलों को एक प्रतिरोध आर से, इस सेलों के सिरों को एक प्रतिरोध आर से जोड़ दिया, बाह्य प्रतिरोध आर से जोड़ दिया जाए, तो परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा, आई बराबर ई अपान आर प्लस आर। ये क्या है, परिपथ में बहने वाली धारा। ये क्या है, परिपथ का या सेल का विद्युत वाहक बल। कैपिटल क्या है, बाह्य प्रतिरोध है। एक सेल स्मॉल आर क्या है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध है। स्मॉल आर क्या है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध माना जाता है, ठीक है। इस तरह से हम सेल के आंतरिक प्रतिरोध की गणना कर सकते हैं। टॉपिक देखेंगे प्रतिरोधों का संयोजन। क्या है, प्रतिरोधों को संयोजन ना। आपको बताया गया पढ़ाते समय कि आपके कोर्स में दो ही मुख्य रूप से हैं, बाकी मिश्रित संयोजन भी है। लेकिन यहां पर देखेंगे प्रयोगात्मक रूप से प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से होता है। प्रयोगात्मक रूप से प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से होता है, दो प्रकार जोड़ा जाता है। पहला हमारा है श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक है। श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधों को इस प्रकार से जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधों को इस प्रकार से जोड़ा जाता है कि पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे के पहले से, देख रहे ना, इसका दूसरा सिरा दूसरे के पहले से, ऐसे इसका सिरा दूसरे के पहले से। इस तरह से श्रेणी क्रम संयोजन में R1, R2, R3 तीन प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े गए और उनके सिरों के बीच विभवांतर कितना है, V1, V2 और V3 है। इनके सिरों के बीच विभवांतर कितना है, V1, V2 और क्या है, V3 है, ठीक। और इस परिपथ में धारा हमारी आई क्या है, समान है। इस परिपथ में धारा हमारी क्या आई, समान है। तो हम ओम के नियम से, ओम के यहां लगा देंगे हम, ओम के नियम से, ओम के नियम से, ठीक है। V बराबर क्या होता है, आई आर होता है ना, ओम कला। तो V1 बराबर कितना हो जाएगा, आई R1, ठीक है। V2 बराबर आई R2, समीकरण 1। समीकरण 2, V3 बराबर क्या हो जाएगा, आई R3, ठीक है। मिल गया ओम कला अनुसार। V1 बराबर आई R1, V2 बराबर आई R2, V3 बराबर आई R3 मिल गया, ठीक है, ओम के नियम से। और हम अब A और D के मध्य प्रतिरोध R है। मान लीजिए हम A और D के मध्य प्रतिरोध कितना मान ले, R। A और D के बीच प्रतिरोध कितना मान ले, हम R मान ले ना। प्रतिरोध कितना मान ले, क्योंकि विभव सम कुल है, तो कुल विभव, परिपथ में कुल विभव बराबर V बराबर V1, V2 क्या है हमारे पास, V3, ठीक है। समीकरण 1, 2, 3 से V1, V2 को मान यहां पर रख देंगे। V बराबर क्या हो जाएगा आपका, V बराबर हो जाएगा आई R1, आई R2, आई R2, आई R3, ठीक। रख लिए मान को, आई R1, आई R2 की धारा समान है। हम ये भी जानते हैं, इससे चाहे आई कॉमन ले, या हम A और D के मध्य तुल्य प्रतिरोध R हो। यदि A और D के मध्य तुल्य प्रतिरोध कितना हमारा R हो, ठीक है। मध्य प्रतिरोध कितना हमारा R हो, A और D के मध्य तुल्य प्रतिरोध कितना है, R है। तो लिख सकते हैं V बराबर क्या, आई आर। V बराबर क्या लिख सकते हैं, आई आर। अगर इस मान को यहां पर हम रख दें, ठीक है, अगर इस मान को यहां पर हम रखेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, V बराबर आई आर। V बराबर क्या मिल जाएगा आपको, आई आर। V बराबर क्या मिल जाएगा आपको, आई आर मिल जाएगा ना। तो V बराबर आई आर, अगर मान को रखते हैं V बराबर आई आर, आई R1, आई R2, आई R3, ठीक। आई कॉमन है सब में, आई आर बराबर आई कॉमन हो गया, R1, R2,
R3 हो जाएगा, I साई कट गया, R बराबर क्या मिल गया, R1, R2, R3। इस तरह से प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। इस तरह प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में आसानी से हम जोड़ सकते हैं। ठीक है, हम प्रतिरोधों को आसानी श्रेणी क्रम में जोड़ लिए हैं। अब हम जोड़ लिए हैं आसानी से, तो लिख सकते हैं यहां पर। अतः स्पष्ट है, हम कह सकते हैं कि श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध, हम कह सकते हैं कि श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध उनके योग के बराबर होता है। ठीक है, अब देखिए श्रेणी क्रम में धारा का प्रवाह एक ही मार्ग होता है। देख लेना, श्रेणी क्रम में धारा का प्रवाह क्या है, एक ही मार्ग होता है। श्रेणी क्रम में धारा के प्रवाह का क्या होता है, एक ही मार्ग होता है। ठीक है, यदि परिपथ कोई इसमें से टूट भी जाए, यदि एक प्रतिरोध इसमें से टूट जाए, कोई एक प्रतिरोध टूट जाए, ये टूट जाए, कोई टूट जाए ना, यदि परिपथ में कोई एक प्रतिरोध टूट जाए तो परिपथ खुले होने के कारण सभी प्रतिरोधों में धारा का प्रवाह रुक जाता है। ठीक है, अगर एक परिपथ यहाँ पर टूट जाए तो पूरे परिपथ में बहने वाली धारा का मान क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा ना। अगर इसमें से कोई भी एक प्रतिरोध अगर टूट जाता है तो पूरे परिपथ में धारा का मान क्या हो जाता है, रुक जाता है। जैसे घरों में प्रयोग होने वाली बल्बों की लड़ी, जो आप लाइट बनाई जाती है छोटी छोटी बत्तियों का सीरीज के रूप में, तो लड़ी जो होती है, अगर इसमें से एक भी अगर बल्ब का टाका टूट गया, परिपथ जहां धारा बह रही है, एक भी परिपथ टूट गया तो पूरे के पूरी हमारी क्या हो जाती है, वो सीरीज गड़बड़ हो जाती है। घरों में प्रयोग होने वाली बल्बों की लड़ी इसका एक प्रमुख उदाहरण होता है। इस तरह से परिपथ को हम क्या करते हैं, श्रेणी संयोजन में जोड़ करके हम उसके प्रतिरोधों को निकाल सकते हैं। जो क्या करते हैं, हम निकाल सकते हैं आसानी से।
देखिए अगला बताया ना कि प्रतिरोधों को संयोजन जो होता है दो प्रकार से मुख्य रूप से जोड़ा जाता है। पहला हमने बताया श्रेणी संयोजन, अब हम देख रहे हैं समांतर संयोजन। पहला श्रेणी संयोजन बताया गया, दूसरा देख रहे हैं समांतर संयोजन। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ना। तो इस प्रकार के संयोजन में सभी प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है। समांतर संयोजन बताया जा रहा है, इस प्रकार के संयोजन में सभी प्रतिरोधों को इस प्रकार से जोड़ा जाता है कि सभी के पहले सिरे एक बिंदु से तथा दूसरे सिरे दूसरे बिंदु से जुड़े होते हैं। देख रहे ना, सभी के पहले सिरे एक बिंदु से तथा दूसरे सिरे दूसरे बिंदु से जुड़े होते हैं। ठीक है, इस प्रकार के संयोजन में विभवांतर क्या होता है? समान होता है। ये क्या होगा हमारा? विभवांतर समान होता है। उसमें क्या थी? धारा समान रहती है, क्या विभवांतर समान रहता है। तो इस प्रकार के संयोजन में विभवांतर क्या होता है? समान होता है। माना कि R1 R2 R3 तीन संयोजन श्रेणी समांतर क्रम में जोड़े गए, समांतर क्रम में जोड़ा गया तथा इसमें बहने वाली धाराएं I1 I2 I3, I धारा जो होती है तीन भागों में बढ़ जा रही है। आई हमारी धारा क्या है? तीन भागों में। बिंदु ए पर धारा तीन भागों में बढ़ जाती है तथा विभवांतर क्या होता है? समान होता है। विभवांतर क्या होता है? समान होता है। ठीक है, तो विभवांतर समान होगा तो ओम के नियमानुसार लिख सकते हैं यहाँ पर, ओम के नियमानुसार ना। ओम का नियम क्या होता है? V बराबर आई आर, V बराबर आई आर होता है ना। तो यहाँ पर क्या धारा बढ़ रही ना, तो पहला हमारा क्या हो जाएगा? I1 बराबर V अपान R1, ठीक। I2 बराबर V अपान R3, ठीक है। समीकरण 2 I3 बराबर क्या हो जाएगा? V अपान R3, ठीक है। इस तरह से ओम के नियमानुसार I बराबर V अपान R होता है, V बराबर आई आर, तो I बराबर निकालिए I3। इस तरह से हम देखेंगे हमारी जो धारा है वो बढ़ जा रही है ना, तो ये I बिंदु ए पर बी के बीच धारा हमको निकालना है। हम जानते हैं I बराबर क्या होता है? I1 प्लस I2 प्लस क्या हो जाएगा आपका? I3। अब इसको हम मान रख लेंगे। क्या रखेंगे? मान को आसानी से रख सकते हैं, जैसा हम जानते हैं। अगर मान को रखेंगे तो रख लीजिए यहां पर V अपान कितना हो जाएगा? R1, V अपान क्या हो जाएगा? R2, V अपान क्या हो जाएगा? R3, ठीक। ये हमको मिल जाएगा। ये है कि हम जानते हैं, इसी को हम मिटा देते हैं या इसके आगे लिख लेते हैं थोड़ा से। I बराबर क्या हो जाएगा? V अपान R। I बराबर क्या हो जाएगा? V अपान R हो जाएगा। तो यहीं पर लिख लेते हैं I बराबर V अपान R हो गया मान लीजिए। तो 20 में सब में क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। V अपान R बराबर V कॉमन हो गया 1 अपान R1, 1 अपान R2, 1 अपान क्या हो जाएगा? R3, ठीक है। V से V क्या हो गया? कट गया ना, बचा क्या हमारे पास? 1 अपान R बराबर 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान क्या हो जाएगा? R3, ठीक है। ये हम समांतर क्रम में जोड़े तो क्या मिल गया? 1 अपान R बराबर अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान क्या हो जाएगा? R3, ठीक है। समांतर क्रम में प्रतिरोधों को तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम समझेंगे। समांतर क्रम में प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम ना, ये व्युत्क्रम उल्टा कर देंगे। व्युत्क्रम उन प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के क्या होता है? बराबर होता है। घरों में आजकल जो वायरिंग की जाती है वो समांतर क्रम में ही किया जाता है। समांतर क्रम में प्रतिरोध अधिक होता है, जानेंगे। समांतर क्रम में क्या हो जाता है? प्रतिरोध अधिक हो जाता है और धारा का मान क्या हो जाता है? न्यूनतम हो जाता है। समांतर क्रम में प्रतिरोध का मान क्या होता है? अधिकतम होता है, धारा का मान न्यूनतम हो जाता है। क्योंकि एक प्रतिरोध भी टूट जाए तो धारा का प्रवाह रुकता नहीं। क्यों? क्योंकि अगर एक प्रतिरोध टूट भी जाए तो धारा का मान रुकता नहीं है। इस तरह से इस पाठ के अंतर्गत आपको बताया गया शेल का आंतरिक प्रतिरोध, वैद्युत शेल क्या है, शेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है और सेलों को कैसे जोड़ा जाता है, प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन मुख्य रूप से दो बताए गए, सेल का आंतरिक समांतर संयोजन और क्या? श्रेणी संयोजन। आप इसको देखेंगे, अगर ठीक से एक दो बार रिपीट कर लेंगे तो अवश्य ही समझ में आएगा
सब्सक्राइब कर लीजिए। जितनी भी आपको वीडियो यहाँ से बनेगी वो आपको पहले से उपलब्ध होता रहेगा और पढ़ते रहेंगे बहुत ही अच्छे से, तो समझ में आता रहेगा। हमारा विश्वास है आप पढ़ते होंगे, देखते होंगे तो आप समझ में आता भी होगा।